यस एसेंस। चल गुड इवनिंग। अरे क्या कचर कचर कर रहे थे? हैं? क्या बात है, इतनी कहाँ से लाते हो भाई? लड़कियों के पास बहुत बातें होती है, कुछ लड़के बीच बीच में बैठ के लड़कियों जैसे हो गए। वो खुद बातें कर रहा, होश ही नहीं था। है तुम नहीं, उधर पीछे। संगति का फर्क पड़ता है भाई, है ना? और कई कई लड़के तो लड़की की स्टाइल में भी बात करने लग जाते हैं, ज्यादा लड़कियों के साथ रह के। उनको मजा आ गया फिर। पहले से ही ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, बातें मत करो पहलवानों पीछे वाले भाई। सुन रहे हो रे, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। चलो, वाइटल साइन पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन देख रहे थे ना हम्म। तो तू शब्द कर जो तेरा है, तुझे मिलके रहेगा, इसका मतलब शब्द यानी पेशेंस, धैर्य। सब्र करके बैठा नहीं रहना, मेरा लिखी हुई है जॉब आएगी ऐसा नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी है ना, उसके लिए मेहनत करनी होगी और पेशेंस के साथ मेहनत करनी है, सब्र और धैर्य रख के मेहनत करते रहना है, बैठने से नहीं आएगी वो। कुछ करना पड़ेगा तभी आएगी ना भाई। क्या आएगी क्या? हाँ क्यों कर रहा है? हाँ चलो। तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या रेस्पिरेशन में देख लिया था बेटा? रेस्पिरेशन में क्या क्या देखा था? तुम देखो, मैं आ रहा हूँ उधर पूछने, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, ताकि कोई पढ़ता है कि नहीं पता चलेगा। क्या क्या देखा था रेस्पिरेशन बेटा? नॉर्मल ब्रीथिंग को क्या कहते हैं बेटा? यस यू। नॉर्मल सांस लेने के प्रोसेस के लिए क्या टर्म है? जो था वो अभी भी है, आज भी है, वो है। मुझे पता चलता है किसको नहीं आता है। बता बेटा बता। हाँ हाँ हाँ। है। हाँ बोलो ना तो। युपन्या। इतना इजी वर्ड भी याद नहीं किया, बताओ क्या करोगे बेटा? तुम क्या बताओगे बेटा? ये उदास उदास लग रही है, इससे पूछते हैं। ब्रेडिपिनिया क्या होता है बेटा? कितनी कम को बोलेंगे? हैं? लिखा है क्या? लिखा दिया? सामने पड़ा हुआ देखो, फिर भी नहीं पता है। वही पेज खोल के बैठी हुई, सोच कुछ और रही है। हम्म। तुम क्या बताओगे? टेकिपिनिया बता दो। टेकिपिनिया क्या है? मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। प्लेटिपिनिया क्या था? कल थी ना? थे। बताओ। कल वाला रिवाइज नहीं किया? उससे पहले वाला कर रखा है? पक्का? ठीक है, उसका पहले वाला पूछ लेते हैं। पक्का है ना? रहने दो बैठो। क्या था बेटा? प्लेटिपिनिया क्या है? उधर नहीं देखना है। हाँ। ये पढ़ते नहीं हो भाई, तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल ही, बैठो। अब नहीं पढ़ रहे हो क्या? क्या समस्या क्या है? पढ़ रहे हो? काम जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो तो नहीं पढ़ रहे। मैं छाट छाट के बोल रहा हूँ, लो बेटा बता। प्लेटिपिनिया क्या होता है? प्लेटिपिनिया ऑर्थोडेक्सिया। हाँ एक मिनट, कोई बात नहीं, चलता है। अरे रुक जाओ, सुनाई नहीं देगा। लेटेगा तो? हाँ। अरे प्लेटिपिनिया क्या बताया? ऑर्थोपिनिया का अपोजिट है, ऑर्थोपिनिया का अपोजिट। अरे बेटा क्या फंस गया था उधर? क्या फंस गया था? ऐसी छींक आई, अच्छी अच्छे सवाल सवाल साहब। है? सुबह से? मतलब कुछ अलग है? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मत हंसो। कौन है, कौन सीखा था इसे? हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की बात नहीं है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। क्या बेटा? क्या कह रही है? अच्छा इधर से आवाज आई थी ऐसे? हाँ ठीक है, चलो इधर की आवाज उधर चली गई थी। ठीक है चलो। काइन स्टॉक रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? रिदमिक है बट रेगुलर है, रिदमिक रेगुलर है। रेस्पिरेशन कैसा है? रिदम रेगुलर है। और ब्रीथिंग पैटर्न भी रेगुलर है, बट पीरियड ऑफ एपनिया आएगा बीच में, क्या आएगा? पीरियड ऑफ एपनिया। और एपनिया क्या है? एपनिया का मतलब नो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग। तो ये पीरियड देखने को मिलेगा, ये मेनली मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया में भी देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर में मिल सकता है, स्ट्रोक में भी मिल सकता है। तो इन कंडीशन में ऐसा रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिल सकता है। इस ब्रीथिंग के पैटर्न को दूसरे वर्ड में बोलते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग पैटर्न, वैक्सिंग एंड वेनिंग पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, या क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न। ये दो वर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है। वैक्सिंग एंड वेनिंग दोनों याद रख सकते हो, ये भी और दूसरा ये भी। क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न बोलते हैं इसको, जिसमें रेगुलर रिदमिक पीरियड ऑफ एपनिया है, रेगुलर रिदमिक ऑफ एपनिया। अभी ग्राफ ब्रीथिंग का, उसमें इजीली देखने को समझ में आएगा कि ग्राफ में कैसे कैसी ब्रीथिंग हो रही है, तो ये याद रखना है।
तो क्लीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन जिसमें एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल और रेगुलर रिदम के बाद पीरियड ऑफ एपनिया आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पिरेशन कंप्लीटली रेगुलर है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में तो कभी शैलो ब्रीथ, फिर डीप ब्रीथ, फिर शैलो डीप और फिर पीरियड ऑफ एपनिया, ऐसा आएगा। ग्राफ दिखाते हैं तब समझ में आएगा। दो नाम याद रखना है, सिंपली पूछा जाए वैक्सिंग एंड वेनिंग पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग और डिक्रेसेंडो और क्रेसेंडो पैटर्न, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो पैटर्न यानी कि इंक्रीज डिक्रीज वाला, इंक्रीज एंड डिक्रीज पैटर्न किसमें देखने को मिलता है, तो याद रखना है वो केन स्ट्रोक ब्रीथिंग में मिलेगा, जिसमें रेगुलर इंटरवल के बाद या रेगुलर रिदम के बाद एक एपनिया का पीरियड आता है, एक एपनिया का पीरियड आएगा जिसमें ब्रीथिंग थोड़ी डीप होगी, फिर शैलो होगी, फिर डीप होगी, शैलो होगी, फिर एपनिया आ जाएगा, फिर वापस यही पैटर्न फॉलो होगा, फिर वापस यही पैटर्न फॉलो होगा। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो पैटर्न जिसमें हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद रेस्पिरेशन में एपनिया का स्टेज आएगा, एपनिया का स्टेज देखने को मिलेगा। ये मेनली हार्ट फेलियर, स्ट्रोक में देखने को मिल सकता है, बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी डिसफंक्शन हो तो भी ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। कार्डियक मैथ क्या पढ़ा दिया अशोक सर ने, इसी जी लिख पाए, लिख लिया क्या सबने भाई? अच्छा लिखो लिखो। वैक्सिंग एंड वेनिंग, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो पैटर्न याद रखना है, जिसमें नॉर्मली ब्रीथिंग स्टार्ट होगी, यूं पैटर्न गया, यूं आया, फिर ग्राफ थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होके फिर पीरियड ऑफ एपनिया, उसके बाद सेम वापस ऐसा ग्राफ बढ़ेगा कम होगा, एपनिया का पीरियड फिर बढ़ेगा कम होगा, इसको बोलते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग यानी ऊपर नीचे। वैक्सिंग एंड वेनिंग या क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो का मतलब होता है ऊपर नीचे पैटर्न, एबनॉर्मल रिदम। और जो रेगुलर रिदम के बाद आएगा, हर रेगुलर रिदम के बाद मतलब इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये एपनिया का पीरियड आएगा, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये एपनिया का पीरियड आता रहेगा आता रहेगा। अब ये लिख लिया तो ग्राफ दिखा दो आगे, लिख लिया सबने, लिख लिया था क्या? अरे हाँ ना बोलो जल्दी। हाँ, मेरे को पता नहीं चला हाँ बोला कि ना, फिर भी मैंने बदल दिया है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये है केन स्ट्रोक, इसको हम पीरियोडिक ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न बोल सकते हैं, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो पैटर्न बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कैसा रहा ग्राफ, बढ़ता गया फिर बढ़ गया, फिर कम होता गया कम होता गया कम होता होके एपनिया हो गया। सेम ऐसा ही पैटर्न रेस्पिरेशन कैसा है पैटर्न, धीरे धीरे शॉर्ट ब्रीथ था, फिर बढ़ता गया रेस्पिरेशन डीप होता गया, डीप होके फिर वापस शॉर्ट होता होता एपनिया हो गया। इस पैटर्न को बोलते हैं क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो पैटर्न। दूसरा आपका जो बायोट्स है वो कल आपने देख लिया था, अटैक्सिक ब्रीथिंग है। बायोट्स में क्या है, अटैक्सिक ब्रीथिंग है, और अटैक्सिक ब्रीथिंग का मतलब है रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के। यहाँ हाइपरएपनिया डीप ब्रीथिंग रहेगी, ये नॉर्मोपेनिया भी हो सकता है, फिर एपनिया का पीरियड आएगा, फिर वापस हाइपरएपनिया हो जाएगा। देख पा रहे हो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें रेस्पिरेशन कभी डीप हो रही है, कभी शॉर्ट हो रही है, शैलो हो रही है। इसमें क्या है, एक जैसी रहेगी, या तो नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न रहेगा, या फिर डीप ब्रीथिंग रहेगी, या फिर डीप ब्रीथिंग रहेगी, बीच में पीरियड ऑफ एपनिया आएगा, बीच में पीरियड ऑफ एपनिया आ जाएगा। स्मॉल ब्रीथिंग किसमें देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलती है ना, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ है, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है। और इसमें होगा क्या, कैसी ब्रीथिंग है, डीप रैपिड ब्रीथिंग, डीप रैपिड ब्रीथिंग है, डीप रैपिड ब्रीथिंग। कुछ मोल आगे से लिखाएंगे, आगे आएगा वहां से लिखना, अभी सिर्फ यहाँ ओनली पैटर्न देखो आप। नॉर्मल रेस्पिरेशन का पैटर्न यही है, यूपनिया और नॉर्मोपनिया कहलाता है। यूपनिया एंड नॉर्मोपनिया, ये रिदम और रेट में रेगुलर इंटरवल के बाद होगा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल रिदम एंड रेट के साथ जो ग्राफ बन रहा है इसको नॉर्मोपनिया कहेंगे। जहां इरेगुलर हो रहा है, इरेगुलर का मतलब है ऊपर नीचे, कभी डीप ब्रीथ, कभी शॉर्ट और शैलो ब्रीथ, फिर पीरियड ऑफ एपनिया, इसको केन स्ट्रोक बोल देंगे। और बेयर्स में क्या है, बेयर्स वाला अटैक्सिक ब्रीथिंग है, अटैक्सिक ब्रीथिंग है। यहाँ हाइपरपेनिया हो सकता है या नॉर्मोपेनिया रह सकता है, बट फिर पीरियड ऑफ एपनिया आएगा। यहाँ ब्रीथिंग का पैटर्न कभी डीप ब्रीथ कभी शॉर्ट ब्रीथ ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो बेयर्स और इन दोनों में यही फर्क है। क्या करना चाहोगे इसके साथ, लिखने वाली कोशिश ना करें, बनाने की बाद में करना, भी फोटो खींचो। बना लिया, वाह 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 वाह, कितने तेजस्वी ओजस्वी बच्चे हमारे। हो गया, चलो आगे फिर। हम्म, ये आपका कुस्मॉल ब्रीथिंग है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या क्या, किस वजह से हो सकता है, तो ये कीटोएसिडोसिस में भी देखने को मिलता है, यूरीमिया में भी मिलेगा, सेप्सिस में भी मिलेगा, सैलिसिलेट पॉइजनिंग में भी कुस्मॉल ब्रीथ हो सकती है, मेथनॉल इंटॉक्सिकेशन में भी हो सकती है, एल्डिहाइड इंटॉक्सिकेशन में भी हो सकती है, यूरीमिया में भी हो सकती है। तो इन कंडीशन में या लैक्टिक एसिडोसिस में, इन कंडीशनों में देखने को मिल सकती है कुस्मॉल ब्रीथिंग। और ये है क्या, इंक्रीज इन रेट, इंक्रीज इन डेप्थ, रेगुलर है बट एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, जिसमें एयर हंगर हो सकती है एंड स्ट्रॉन्ग नीड टू ब्रीथ, बहुत लंबी गहरी सांस ले रहा रेगुलर, और अंदर से स्ट्रॉन्ग एयर हंगर की फीलिंग। और एयर हंगर का मतलब यही है कि नीड्स टू ब्रीथ, नीड्स टू ब्रीथ, हवा चाहिए, सांसें नहीं आ रही, ऐसा लगेगा। डीप ब्रीथ ले रहा है उसके बावजूद पेशेंट को एयर हंगर फील होगा। एयर हंगर का मतलब है ऑक्सीजन की कमी फील होगी, महसूस होगी कि ऑक्सीजन की कमी है। और ये कंडीशन, इन कंडीशनों में कुछ स्मॉल ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ स्मॉल ब्रीथिंग का जो मिनोमिक्स बना हुआ है कॉज है इसके, ये क्या है, कॉज है, कॉज। इन कंडीशन में कुछ स्मॉल ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। ये तो आप ऐसे ही पढ़ोगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, एमएसएन में, यहाँ सिर्फ मीनिंग देख लो, फिर भी लिख लो, आया हुआ है तो रिविजन ही होगा, काम ही आएगा। तो डीप है, रेट इंक्रीज है, रेट इंक्रीज है, और डीप ब्रीथिंग है। डीप रैपिड रेगुलर ब्रीथिंग को हम स्मॉल ब्रीथिंग कहेंगे। यूरीमिया कहलाएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, बातें ना करो रे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ यू के लिए कुछ नहीं था, इसलिए यू यूरेमिया लिखा है, वो इंटेंशनली ही लिखा हुआ है। क्या होता है यूरेमिया? हम्म, यूरेमिया क्या है? सिर्फ यूरिक एसिड। अरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड में वैल्यू इंक्रीज हो जाना यूरेमिया कहलाएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, यूरिया क्रिएटिनाइन। हाँ, ये किडनी फेलियर में, मेनली किडनी फेलियर में पेशेंट को यूरेमिया होता है। क्या होता है? यूरेमिया। लिख पाए? लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं? हाँ। अच्छा, गाना गाया करो रे, अच्छा लगता है। रेस्पिरेटरी साइकिल में इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या होगा और एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन क्या होगा? बाकी फिजियोलॉजी आप वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे, फिर भी पॉइंट ऐड है तो कोई नहीं, समझ लो। रेस्पिरेशन में जब हम इंस्पिरेशन लेंगे यानी कि सांस अंदर लेंगे, जब सांस अंदर लेंगे तो होगा क्या? तो जब सांस पेशेंट और इंसान अंदर लेता है तो डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैट रिब्स होगी। फ्लैट रिब्स क्या होगा? फ्लैट रिब्स का मूव अपवर्ड होगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अप एंड आउट, क्योंकि जगह बनानी है, सांस अंदर लेने में हवा भरनी है ना भाई, तो हवा भरने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए फ्लैट रिब तो अपवर्ड मूव हो रही है, अपवर्ड के साथ साथ आउटवर्ड भी मूव होगी। इसके अलावा स्टर्नम है वो भी आउटवर्ड मूव होगा। और जो सांस अंदर लेने की जो ड्यूरेशन होगी वो कितना है? इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन 1 से लेकर 1.5 सेकंड, 1 से लेकर 1.5 सेकंड। फ्लैट रिब्स कौन सी होती है? ट्रू रिब्स कौन सी होती है? फॉल्स रिब्स कौन सी होती है? 1 to 7 कौन सी है? फिर तुमको सब पता ही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी अभी पढ़ा क्या? फिर तुम इतने होशियार कैसे हो गए? अच्छा, स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा है। तभी मैं सोचूं इतने होशियार हो कैसे सकते हैं। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूँ। बेइज्जती के फॉर्म में तारीफ है ये। जब सांसें छोड़ोगे जस्ट इसका अपोजिट होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा और जो रिब्स है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएगी, स्टर्नम वापस इनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 सेकंड होती है। और जब एक्सपिरेशन हो गया उसके बाद 1 to 2 सेकंड का पॉज होता है, 1 to 2 सेकंड का पॉज, देन अगेन इंस्पिरेशन, देन अगेन इंस्पिरेशन। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल है कि सांसें जब अंदर ली जाती है उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 से लेकर 1.5 सेकंड हो सकती है। और यहाँ स्पेस प्रोवाइड करना है एयर एंट्री के लिए, तो जब एयर एंट्री के लिए स्पेस प्रोवाइड करना है तो डायफ्राम को कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा और रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करना पड़ेगा और स्टर्नम भी आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, तो मैक्सिमम स्पेस फॉर एयर अवेलेबल हो जाएगा। एक्सपिरेशन में जस्ट इसका उल्टा है, वापस डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और रिब्स वापस इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 1.5 से 2 सेकंड देखने को मिलेगी। और जब एक्सपिरेशन का साइकिल एंड हो गया तब 1 से 2 सेकंड का पॉज देखने को मिलता है। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल है। रेस्पिरेशन काउंट करोगे तो क्या काउंट करोगे आप? क्या काउंट करोगे? जैसे आप किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट चेक करने गए और आपने देखा चेस्ट मूवमेंट देखा, तो चेस्ट मूवमेंट में आपने इंस्पिरेशन काउंट किया, एक्सपिरेशन भी काउंट किया, तो टोटल 32 आए। तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। तुमने दोनों काउंट किए, दोनों काउंट किए तो 32 आए। पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट कितनी हुई? हाँ, कितनी हुई? क्योंकि आप या तो इंस्पिरेशन ही काउंट करते हैं, वैसे मैक्सिमम इंस्पिरेशन ही काउंट करना है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों से मिलकर एक साइकिल काउंट होगा, तो ऐसे काउंट करना है। ये नहीं अगर पूरा करोगे तो फिर उसका हाफ करना है, पूरा काउंट करोगे तो हाफ करना है। तो ओनली इंस्पिरेशन काउंट करने हैं, एक्सपिरेशन तक रुकना है, फिर वापस इंस्पिरेशन को काउंट करना है, तब ब्रीथ रेट काउंट हो पाएगी। तो सांसें 32 तो नहीं कर दी कईयों ने, मन में सोचा 32। कौन थे वो 32 वाले? कोई नहीं था? था तो भी बताएगा थोड़ी कि मैं था। कई बाल नोच रहा भाई, टकला हो जाएगा। क्या बोलते हैं बाल तोड़ने को? क्या है ये? और यूं करके ठीक है, ट्रैकेनोफेजिया। क्या है? ट्रैकेनोफेजिया। बाल नोच लेना किसी के और के नहीं, खुद के, तो वो ट्रिकोटिलोमेनिया है। अगर नोच के और खा जाना, ट्रैकेनोफेजिया, ट्रैकेनोफेजिया हो जाएगा। तो कौन कौन ऐसा करता है? कोई करता है ऐसा? मैं तो नहीं करता। हो गया ये। हम्म। इसके अलावा एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेंगे रेल्स या क्रैकल्स। रेल्स इज आल्सो नोन एज क्रैकल्स। और ये कैसा साउंड है? ये एबनॉर्मल रैटलिंग और बबलिंग साउंड है। रैटलिंग और बबलिंग साउंड कॉल्ड बाय म्यूकस इन द एयरवे। एयरवेज में अगर म्यूकस है उस टाइम जो साउंड सुनाई देगा वो रेल्स या क्रैकल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेल्स या क्रैकल्स। और ये मेनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सुनाई देता है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि रेल्स और क्रैकल्स रेस्पिरेशन के कौन से फेज में देखने को मिलता है? तो इंस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। और ये मेनली ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोडक्शन होगा, निमोनिया में म्यूकस प्रोडक्शन होगा। म्यूकस क्या है? थिक सिक्रीशन। म्यूकस इज थिक सिक्रीशन। थिक सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। तो एबनॉर्मल रेटलिंग और बबलिंग साउंड जब एयर म्यूकस के थ्रू पास होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो जो ऐसा साउंड सुनाई देता है उसको रेल्स और क्रैकल्स बोलेंगे। और थिक म्यूकस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, तो इन कंडीशन में देखने को मिल सकती है। तो रेल्स ट्रेन है। कौन है रेल? ट्रेन। ये वो ट्रेन नहीं है,
ये रेल्स या क्रैकल्स वो साउंड है जब एयरवे में म्यूकस होगा, उसके थ्रू अगर एयरवे से एयर पास होगी तो उस टाइम जो साउंड आता है रेटलिंग और बबलिंग साउंड, वो साउंड रेल्स या क्रैकल्स कहलाता है। और म्यूकस प्रोड्यूसिंग इंफेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया इन कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखें साउंड व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग सिटी वाला साउंड है, हाई पिच्ड म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, पी पी सी जैसा साउंड है। ये मेनली ब्रोंकोस्पाज्म में देखने को मिलता है और अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म होता है अस्थमा में, तो ये मेनली अस्थमा वाले पेशेंटों में व्हीजिंग देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी कंडीशनों में मिलता है। व्हीजिंग हमेशा एक्सपिरेटरी साउंड सुनाई देता है, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे उस टाइम व्हीज सुनाई देता है। फिर आता है एक साई। साई क्या है? वेरी डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। क्या कहलाएगा? मेनली फटीग में देखने को मिलता है, एंजाइटी में देखने को मिलता है, यानी कि लंबी गहरी सांस। ये सिंपल वर्ड में क्या है? लंबी गहरी सांस। ये वाली ये क्या है? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, इसको हम साई बोलते हैं। और ये मेनली थकान, टेंशन, एंजाइटी वाली सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। फिर आता है आपका एक एब्नॉर्मल साउंड एयर हंगर। एयर हंगर नाम से ही दिख रहा है, एक तरह का डिस्निया है जिसमें डीप साइंग रेस्पिरेशन है। एयर हंगर की मतलब है सांसों की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसका और इंटेंसिटी का बढ़ा हुआ वर्जन है एयर हंगर। जैसे साई में क्या हो रहा है? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। इससे और ज्यादा डीप हो जाना एयर हंगर में आ जाएगा, और ज्यादा डीप जिसमें नीड टू ब्रीथ, नीड ऑफ ब्रीथ डिमांड में रहेगा, वो एयर हंगर सिचुएशन कहलाएगी। इसके अलावा पहले ये लिख लो, अलावा बाद में देखेंगे। तो रेल्स एंड क्रैकल्स रेटलिंग और बबलिंग साउंड है ड्यू टू म्यूकस, और म्यूकस ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में बन सकते हैं। दूसरा आपका व्हीजिंग है, ये म्यूजिकल साउंड है, हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड, और ये ब्रोंकोस्पाज्म वाली सिचुएशन में देखने को मिलता है, लाइक अस्थमा, लाइक अस्थमा। और साई क्या है? साई इज डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान में देखने को मिल सकता है। और एयर हंगर साई का सीवियर वर्जन है, जिसमें उससे ही ज्यादा डीप, साई से भी ज्यादा डीप वाला रेस्पिरेशन है, जिसमें इंस्पिरेशन भी डीप है और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन है, जिसमें पेशेंट को एयर हंगर की फीलिंग आती है। आज तुम सुबह से पढ़ रहे हो क्या? कितने मेहनती बच्चे हैं। वो कौन है जो 2 बजे बाद आए? ऐसे भी है 2 बजे के बाद वाले? क्या हाँ या ना? है? कोई तो उनका पड़ोसी होगा, बता दो ये है। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? नहीं लिखा? तो 4 वर्ड याद हुए कि नहीं हुए? रेल्स और क्रैकल्स का मतलब है जब भी एयरवेज में म्यूकस होगा, उसमें बबलिंग साउंड और रेटलिंग साउंड जैसा साउंड सुनाई देगा। और ये मेनली म्यूकस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है या निमोनिया हो सकता है। दूसरा आपका वीज है, ये हाई पिच सिटी वाला साउंड है, विस्लिंग साउंड है, जो ब्रोंकोस्पाज्म वाली सिचुएशन में देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा में देखने को मिल सकता है। और साई क्या है? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर थकान, या फिर थकान वाली स्टेज में देखने को मिल सकता है। एयर हंगर इस साई का ही और इंटेंसिटी बढ़ने वाला वर्जन है। अब लिख लिया होगा। डिस्निया क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है या लेबर्ड ब्रीथिंग है, जिसमें जोर लगाना पड़ रहा है। हाइपोक्सिया या एनोक्सिया, एक्चुअल में दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होगा? तो एनोक्सिया का क्या होगा इसे इंडिविजुअल देखें तो? है, हाइपोक्सिया में तो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीजन लेवल, एनोक्सिया में लगभग नहीं के बराबर है, एब्सेंट, नियर एब्सेंट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रख सकते हो तुम, वैसे ही दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड। वैसे हाइपोक्सीमिया तुमको पता है, ब्लड में कमी है। एस्फिक्सिया स्टेट ऑफ सफोकेशन है, स्टेट ऑफ सफोकेशन, सफोकेट होने का मतलब क्या है? दम घुटना। सफोकेशन का मतलब क्या है? दम घुट जाना, जैसे पॉलिथीन पहना के यूं पकड़ लिया जाए, क्या होगा? सफोकेशन होगा। क्या होगा? सफोकेशन होगा। या फिर बर्थ एस्फिक्सिया होता है जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है डिलीवरी के टाइम, बच्चा फंस जाता है, बच्चा फंस जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर, तब बच्चे में कैसी स्टेट आती है? एस्फिक्सिया होता है ना, बर्थ एस्फिक्सिया। तो वो वाली सिचुएशन है जिसमें सांसें नहीं आ रही है, सफोकेशन फील हो रहा है, उसको एस्फिक्सिया टर्म दिया है। नेजल फ्लेयरिंग क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये स्वेल्ड हो जाती है और सांस लेते हैं तो ये दिखती है फूली हुई। तो इन्फेक्शन के कारण ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, और ये मेनली कोल्ड में, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के कारण देखने को मिल सकता है, और ये मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। इन्फेक्शन के कारण नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेल्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसको हम नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं। बालिके बातें ना कर। हम्म क्या कहना चाह रही हो उससे? लिखते लिखते भी बोल रही है कुछ, हो गया?
तो dyspnea डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या लेबर ब्रीथिंग बोल सकते हो। हाइपोक्सिया क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सिया बोले तो एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑक्सीजन लेवल है। हाइपोक्सीमिया ब्लड में कमी है ऑक्सीजन की। एस्पेक्सिया स्टेट ऑफ सफोकेशन सही। और नेजल स्वेलिंग क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग के कारण। ये कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इंफेक्शन में हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, याद रखना है कि नेवर मेक क्लाइंट कॉन्शियस दैट यू आर काउंटिंग हिज और हर रेस्पिरेशन। जब भी किसी का रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं पेशेंट को बताना नहीं है, अदरवाइज बताने से क्या होता है, हाँ, एबनॉर्मल रीडिंग आ सकती है। क्योंकि जब बताओगे तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, ध्यान से सांस लेगा। एबनॉर्मल सांस है फिर भी नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जाके बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि अब मैं तुम्हारी सांसें गिनूंगा, लो तुम अभी, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा इंस्पिरेशन ओनली काउंट करना है, दोनों का एक साइकिल है। नेवर काउंट द रेस्पिरेशन व्हेन द क्लाइंट इन स्टेट ऑफ टेंशन। जब भी कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर हो, उस सिचुएशन में काउंट करोगे तो एबनॉर्मल रीडिंग ही मिलेगी, एबनॉर्मल रीडिंग ही मिलेगी। भागा भागा आया है, डरता कहीं से घबराया हुआ, और आते ही तुमने उसकी रेस्पिरेटरी रेट ले ली है, तो सांसें तो बहुत तेज मिलेगी वहां, इसलिए नहीं लेना है। इन इन्फेंट ऑब्जर्व एब्डोमिनल मूवमेंट बिकॉज रेस्पिरेशन आर डायफ्रामेटिक्स। इन्फेंट में ऑर्गन डेवलपमेंट कम होने के कारण बच्चों में जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है? डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होता है। एडल्ट का कौन सा होता है? तुम्हारा कौन सा है? 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 तुम्हारा ब्रीथिंग थोरेसिक ब्रीथिंग है, और इन्फेंट वाला डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कहलाता है। इसके अलावा ड्यू टू इरेगुलर मूवमेंट इन इन्फेंट, पूरा काउंट करना रेस्पिरेशन 1 फुल मिनट तक। न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में पूरे 1 मिनट तक काउंट करना है, अगर आपको एक्यूरेट रेस्पिरेशन रेट चेक करनी है तो। एडल्ट में आप 30 सेकंड्स कर सकते हो, 15 सेकंड्स कर सकते हो, बट न्यूबॉर्न और इन्फेंट में आपको फुल 1 मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट काउंट करनी है। क्योंकि न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, बीच बीच में रिदम चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपने 15 सेकंड या 30 सेकंड ही काउंट करी तो एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हो पाएगी। जब एग्जैक्ट आपको रेस्पिरेटरी रेट असेस करना हो तो आपको कंप्लीट 1 मिनट के लिए काउंट करनी है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किसी की सांसें आप गिन सकते हो। सांसें छीननी नहीं है, सिर्फ गिननी है। तो पेशेंट को उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में लाके रेस्पिरेटरी रेट चेक नहीं करना है। इसके अलावा इंस्पिरेशन को काउंट करना है। इसके अलावा जब इंसान टेंशन, एंजाइटी, फियर में हो उस समय रेस्पिरेटरी रेट नहीं लेंगे, रीडिंग एबनॉर्मल आ सकती है। इन्फेंट्स में हम एब्डोमिनल मूवमेंट को काउंट करेंगे क्योंकि उसकी ब्रीथिंग डायफ्रामेटिक होती है। एडल्ट में थोरेसिक ब्रीथिंग होती है। और बच्चों में यानी कि न्यूबॉर्न और इन्फेंट में 1 फुल मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट को काउंट करना है। इन बातों का ख्याल रखते हुए आगे चल लेते हैं, या रुकें जरा, रुक जाएं बस। इस बार अलग था, अलग साउंड था, सेम था, सेम ही था। एलर्जी है, कोई बात नहीं बेटा, मजाक नहीं उड़ा रहे, तुम टेंशन ना लेना, छींकती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आ रही है नेचुरल प्रोसेस है, छींक, एलर्जिक है वो जानबूझ के नहीं छींक रही है, तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम छींक सकती हो। यहाँ सांसें गिन ली है। उससे पहले तुम्हारे लिए काम की बात कि जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। अगर पानी है, बर्फ में बदलेगा तो टाइम लगेगा कि तुरंत ही जम जाएगा? वक्त लगता है ना हर चीज को। सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को भी हम बदल नहीं सकते, पर अपने हौसलों से किस्मत को बदल सकते हैं, पर उसमें भी वक्त लगता है। तो वक्त देना पड़ेगा, सब खेल वक्त का है। वक्त, अरे ताली की जरूरत नहीं थी, ताली की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ये काम की चीज है। तुमको सिर्फ वक्त देना है। क्या देना है? हाँ, ताली से कुछ ना होगा, वक्त से होगा, वक्त से। और वक्त को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखेंगे अपन पल्स। पल्स और हार्ट रेट में क्या फर्क है, कौन जानता है का? पल्स क्या है और हार्ट रेट क्या है? दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं वर्ड, बट पल्स और हार्ट रेट में कुछ फर्क है क्या? क्या फर्क है? हम्म? पल्स, हाँ, हार्ट रेट क्या करेंगे? टाइपिकल भी पल्स ही ना। अरे दोनों चीज एक ही है, बट फर्क क्या है? पल्स क्या है? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। और हार्ट रेट क्या है? नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है वो हार्ट रेट है। और हार्ट रेट हम पल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हार्ट रेट का कौन है इंडिकेटर? पल्स है। और जब ब्लड पंप होगा तो पल्स का अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। आर्टरी क्या है? ब्लड वेसल्स क्या, एक पाइप है। पाइप जब खाली होगी तो पिचकी होगी, जब उसमें ब्लड आएगा तो वापस फूल जाएगी। तो अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, इसको हम पल्स कह देंगे। और हार्ट रेट को हम क्या कह देंगे? कि नंबर ऑफ बीट्स, हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। और वो किससे रिप्रेजेंट होगी? पल्स से ही होगी। तो alternate expansion and recoil of an artery as the wave of blood forced through it during the contraction of left ventricle। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होगा तो क्या? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी को हम पल्स कहेंगे। जब वो फूलेगी तो फील होगी, वापस खाली भी, क्योंकि हार्ट भी तो पंप कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। वैसे ही जब वो भरेगी, आर्टरी भरेगी तो हमको पल्स फील होगी, फिर वापस खाली भी, तब तक जाएगी, वापस फिर भरी, फिर फील होगी। इसलिए जो बीच का गैप आता है वो डायस्टोल वाला गैप है। कहाँ चेक करेंगे? हमेशा उसी जगह चेक करनी हो जहां सपोर्ट हो, जहां
पल्स उस जगह पे आइडियल होती है चेक करने के लिए जहां उस आर्टरी के नीचे बोन का सपोर्ट हो, ताकि प्रेशर देंगे तो गायब नहीं होगी, प्रेशर देंगे तो कंप्रेस होकर गायब नहीं होगी। तो ये याद रखना है, वेयर आर्टरी क्रॉसेज और अक्रॉस द बोन इन द क्लोज सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि बोन को जहां से क्रॉस करके जा रही हो, जैसे ये देखो यहाँ नीचे बोन है, ऊपर सुपीरियर सरफेस पे बोन जा रही है, यहाँ बहुत इजी अच्छे से फील होती है। वैसे ही अगर बोन के सपोर्ट में नहीं होगी, ये भी अच्छे से फील होती है, क्योंकि नीचे रेडियल बोन है, नीचे रेडियल बोन है, तो बोन के सपोर्ट वाली आर्टरी बहुत इजीली फील होती है और वो कंप्रेस होकर डिसअपियर नहीं होती। इसलिए हमेशा जो आर्टरी बोन को क्रॉस करके जा रही हो, बोनी सरफेस पे और सुपरफिशियल है, उसको पैल्पेट करना इजी रहता है। हो गया? और हमेशा 2 फिंगर और 3 फिंगर से ही पल्स लेनी है। कैसे लोगे भाई? फेल्ट बाय फिंगर्स, और फिंगर्स में लिख सकते हो या तो 2 फिंगर से लेंगे या 3 फिंगर, या तो 2 फिंगर या 3 फिंगर्स। तो 2 और 3 फिंगर दोनों यूज की जा सकती है। थंब क्यों नहीं यूज करते भाई? थंब में खुद में आर्टरी होती है। कौन सी होती है? रेडियल थंब में। अच्छा, कौन सी होती है? रेडियल होती है। अच्छा, प्रिंसेप्स पॉलिसेज होती है। कौन सी? प्रिंसेस पॉलिसेज। इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं प्रिंसिपल आर्टरी। प्रिंसिपल आर्टरी, प्रिंसेप्स पॉलिसेज और प्रिंसिपल आर्टरी होती है अंगूठे में, तो उसका पल्सेशन फील हो सकता है, इसलिए थंब का इस्तेमाल नहीं करते। सी है ना, आई के बाद सी है। तो याद रख लेना है, जब भी पल्स लेंगे या तो 2 फिंगर का यूज करेंगे या 3 फिंगर का यूज करेंगे, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्रिंसेप्स पॉलिसेज आर्टरी होती है, जिसको प्रिंसिपल आर्टरी भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई वंदना एम, थंब में खुद का आर्टरी होता है, खुद का होता है उसका। अब अंगूठा तीर के देखो मत, आर्टरी कहाँ है? है आर्टरी तुम्हारे में है? अरे है कि ना? है बेटा? अरे कहाँ चले गए? कहाँ घूम रहे हो? गोवा में ऐसा कुछ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। है? हाँ, लड़कों के लिए ठीक है। हो गया? हो गया? तो क्या क्या बात याद रख लोगे कि पल्स है क्या? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी। बालिके येलो येलो व्यू, काहे बातें करते हो तुम तीनों एक साथ? हम्म? तो अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी क्या कहलाएगा? पल्स कहलाएगा। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बोल सकते हैं। और हमेशा बोनी सरफेस एरिया से सुपरफिशियल आर्टरी को पेल्पेट करना है, वो इजी पल्स फील होगी। और अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रिंसेस पॉलिप्स और प्रिंसिपल आर्टरीज देखने को मिलती है। ये तो हो ही गया, तुमने लिख लिया। पल्स क्या इंडिकेट करती है? ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, वही बात है एक ही। ये क्या इंडिकेट करती है पल्स? कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी की डिमांड फुलफिल कर रहा है, बॉडी की डिमांड फुलफिल कर रहा है। तो पल्स हमेशा नॉर्मल पल्स किसको इंडिकेट करती है? कि हार्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी नॉर्मल काम कर रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हार्ट में भी दिक्कत नहीं है, बॉडी की नॉर्मल डिमांड्स पूरी हो रही है, ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड को पूरी कर पा रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नॉर्मल फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है पल्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट या एक्यूरेट पल्स पूछ लिया जाए आपको, तो एक्यूरेट पल्स किसको मानते हैं? एपाइकल पल्स को मानते हैं। किसको मानेंगे? एपाइकल पल्स को हम सेंट्रल पल्स बोल सकते हैं। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स है, ये कार्डियो में आपको पढ़ाया होगा किसी ने, या पढ़ाया नहीं अभी तक? पढ़ा दिया? हाँ, बस तो फिर कहाँ फील करते हैं एपाइकल पल्स एडल्ट में? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड ग्लैंडुलर लाइन। बच्चों में? ठीक ठीक ठीक, होशियार हो तुम, वैसे अब होशियार हो गए लग रहा है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा है तो चलो आगे क्या फिर पढ़ा हुआ कार्डियो में। एपिकल पल्स को हम बोलते हैं एक्यूरेट पल्स। क्या बोलेंगे? एक्यूरेट पल्स। द ओनली पल्स which can be assessed by stethoscope. The only pulse which is assessed by stethoscope. The only pulse assessed by stethoscope. तुमको पता ही है ये सब, क्योंकि ये सुपरफिशियल है नहीं, सुपरफिशियल है नहीं तो फील नहीं कर पाते आप, पेल्पेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डीप है, इसलिए स्टेथोस्कोप से ही सुनना पड़ेगा। चलो आगे, अब ये तो लिखा हुआ है तुम्हारे सब। दूसरी पेरिफेरल पल्सेज है, वो पता है, सेंट्रल पल्स बोलते हैं एपिकल को। बाकी जो दूर वाली पल्स है वो पेरिफेरल पल्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? पेरिफेरल पल्स। अब कॉमन साइड क्या दिखना रह गया? पेरिफेरल पल्स लिखोगे। ओके, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल है, एक पेरिफेरल है। सेंट्रल मतलब बॉडी के सेंटर पॉइंट के पास वाली, तो वो एपिकल है। और बाकी सब जो सेंटर पॉइंट से दूर है वो पेरिफेरी है। वो क्या है? पेरिफेरी है। बॉडी के जो पार्ट पास में होता है उसको क्या नहीं ना, क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल है। बॉडी के जो पार्ट पास में होता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं ना, क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल पार्ट। जैसे इस हाथ का मैं बोलूं कि ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? हाँ ये है ना, कौन सा है?
कितनी कंफ्यूज है भाई, कौन सा बेटा, ये है ह्यूमरस का, वो बता रही है भाई साहब इतनी लंबी ह्यूमरस यहाँ तक आ गई है ह्यूमरस आगे आके उसने पंखुड़ियां निकाल दी, उंगलियां बन गई है ना, ह्यूमरस यहाँ से होती हुई आई और आगे आके यूं पंखुड़ियां निकाल के खिल गई है। अरे भाई प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर टू द सेंटर पॉइंट, प्रोक्सिमल पी स्टैंड फॉर पास, पी फॉर प्रोक्सिमल, तो शोल्डर वाला जो पार्ट है ये प्रोक्सिमल है, डिस्टल पार्ट ये यहाँ है। बेटा बता ना मेल्यूलस कहाँ है, कोई नहीं बोलेगा बे, मेल्यूलस किधर होता है बेटा, आप बताओ आप, नहीं तुम्हारे आगे बैठो, हाँ मेल्यूलस कहाँ होता है बॉडी में, मेल्यूलस नाम की कोई चीज है, किधर होता है, तुम्हारे में है ही नहीं ना, ना ना, किधर होता है बेटा मेल्यूलस, ईयर में, भाई साहब कहाँ होता है, घुटने में, तो अरे बताओ ना, कान गले आँख कहाँ तो होगा, अरे मेल्यूलस पैर में होता है ना यार, मीडियल मेल्यूलस, लेटरल मेल्यूलस फुट में होता है, किसकी बोन है मेल्यूलस, फुट की है ना। अब बताओ तुम्हारे हाल देखो, बहुत नाजुक हालात, मेल्यूलस कहाँ होता है, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे है, फॉलिक्रैनॉन, फॉलिक्रैनॉन, फॉलिक्रैनॉन कहाँ है, कहाँ पे है उस खंबे पे, कहाँ पे बेटा फॉलिक्रैनॉन, 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 अरे एल्बो में होता है फॉलिक्रैनॉन, तुम्हारी हालात बहुत ज्यादा नाजुक है भाई, तुम पहले बॉडी के पार्ट्स में हड्डियों के नाम याद रखो, कौन सी हड्डी कहाँ है, नहीं सच में भूल जाते हैं, मेरे वार्ड में खुद में स्टाफ है एक ऐसी लड़की है, उसको एक दिन मैंने पूछा था, क्योंकि उसको मैंने जाकर पूछा उस तेरे पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, उसने बोला बच्चा है ह्यूमरस फ्रैक्चर है, ठीक है मैं ह्यूमरस कहाँ होती है सर यहाँ, तो मैंने कहा, भाई साहब मैंने कहा, गजब है तू भाई साहब, जैसे अभी तुम्हारे यहाँ आई थी वैसे ही उसके ह्यूमरस यहाँ थी, और नौकरी कर रही है उसमें 3 साल हो गए हैं? तो सोचो तुम्हारी भी लग जाएगी, और भाई जब उसकी ह्यूमरस पैर में है तो तुम्हारी भी हो जाएगा, क्या है उसने हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा। अब सुनो कहाँ कहाँ पल्स फील करेंगे, कहाँ कहाँ पल्स फील करेंगे, बातें ना करो, रेडियल आर्टरी कहाँ होगी, रेडियल आर्टरी, अब इसमें भी कंफ्यूजन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा बेसिक क्वेश्चन आता है कि a nurse is going to palpate radial artery, the exact location of palpation is, तो वहां ये ऑप्शन होंगे, इनर एस्पेक्ट ऑफ wrist, आउटर एस्पेक्ट ऑफ wrist, ऑन द रेडियस, ऑन द अल्ना, ऐसे ऑप्शन होंगे, वहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे हैं, तो वहां मामला गंभीर हो जाता है, तो इनर एस्पेक्ट ऑफ wrist पे करना है और थंब की साइड पे करना है, रेडियल बोन कहाँ है, इनर एस्पेक्ट पे है, बाहर वाली अल्ना है, तो ये इनर एस्पेक्ट पे चेक करेंगे, इसके बाद आता है आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल कहाँ करेंगे, सुपीरियर एंड लेटरल टू द आई, ये जो आंख के ऊपर का यहाँ जो गड्ढा सा दिख रहा है, हल्का सा जो गड्ढा यहाँ, सुपीरियर एंड लेटरल टू द आई, सुपीरियर एंड लेटरल टू द आई करेंगे, टेम्पोरल आर्टरी पेट कर लेंगे, कैरोटिड कहाँ करेंगे, बिटवीन ट्रकिया एंड स्टेनोक्लोइडोमास्टोइड मसल्स है, ये एडम्स एपल, इसके साइड में जो गड्ढा है यहाँ जोर से थोड़ा हल्का सा प्रेस करना, जोर से नहीं देना है, हल्के से यूं फील कर लो आ जाएगी, और ये कभी भी मोर देन 10 सेकंड नहीं करनी है, दोनों एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि यही दिमाग को सप्लाई करती है, वरना चक्कर आ जाएगा, दिमाग में खून की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी है? फिर ब्रेकियल आर्टरी सबको पता है, सबसे कॉमनली बीपी लेते टाइम यूज करने वाली ब्रेकियल है, और ये कहाँ करेंगे, एंटीक्यूबेटल स्पेस में करेंगे, मीडियली एंटीक्यूबेटल स्पेस में कहाँ करेंगे, मीडियली करेंगे यानी कि इनर साइड करेंगे, इसके बाद फेमोरल कहाँ कर लेंगे, इनग्वाइनल कहाँ करेंगे, इनग्वाइनल एरिया में फेमोरल करेंगे, इसके अलावा पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल फोसा कहाँ है, पॉप्लिटेल फोसा नीज के पीछे, घुटने के पीछे है, मतलब दिमाग के पीछे है? दिमाग वही है ना, जैसे ह्यूमरस यहाँ थी वैसे ही दिमाग है, ऐसा हो सकता है। डोर्सल स्पेडिस कहाँ फील कर लेंगे भाई, डोर्सम पार्ट ऑफ द फुट बिटवीन एक्सटर्नल टेंडम ऑफ ग्रेट एंड फर्स्ट, डोर्सम पार्ट कौन सा होता है, डोर्सम और प्लेंटर दो पार्ट होते हैं, डोर्सम का मतलब हमेशा ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट डोर्सम कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, प्लेंटर कहलाएगा। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ फील करोगे, ये देखो मीडियल मेल्यूलस आ गया, देखो on the medial surface of ankle behind the medial malleolus, behind the medial malleolus, एंकल के साइड में, एपाइकल, एपाइकल के बारे में दोबारा बताएंगे तुमको, वैसे आगे आएगा एक स्लाइड में और नाम ये आ गया, तो तक ये लिखो, सबसे ज्यादा कॉमनली प्रैक्टिस में असेस करने वाली पल्स कौन सी है, फॉर बीपी के टाइम, आराम से लिख लो, मुंह से नहीं लिखना है, तब तक मैं उन लड़कों से मिलाता हूँ, तुम्हारे तो लिखे हुए हैं या अभी लिख रही हो, हम्म
जी हाँ जी, सुपीरियर पोस्टीरियर, एसपी सुपीरियर पोस्टीरियर। femoral artery को हम below the inguinal ligament, midway between superior posterior and anterior superior iliac spine, superior posterior and anterior superior के बीच में। क्या लाया? अच्छा बेल्ट, ऐसा नहीं एक फिक्स आता है अलग, वो नहीं मिला? ऐसा नहीं, वो ऐसे थंब में आएगा और फिर यहाँ टाइट होगा, वो नहीं था, उसको इमेज दिखा के और मंगवा ले, वो ले आता। अगर खुद की हार्ट रेट और पल्स रेट बेटा तुमको खुद को सुनाई दे या फील हो, क्या कहलाता है? हम्म, 1 मिनट दूं? नहीं पता बोली? क्या है भाई, इसमें क्या था नहीं पता का? क्या बोलते हैं? हैं? हाँ पाल्पिटेशन कहेंगे। क्यों बताऊं, पता है तो भी है ना बेटा। तुमको देखने जैसा लगता नहीं कि तुमको ये पाल्पिटेशन नहीं पता होगा। नहीं पता है जानबूझ के? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कहीं ऐसा नहीं तो नहीं बताऊंगी, क्यों बताऊं। जैसे अपनी क्लास में ऐसे कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं कि क्या पढ़ना है, पढ़ा के दिखा दो हमको, यूं बैठा है मन में, हाँ, पढ़ा के दिखाओ, हाँ, हाँ, दिखाओ पढ़ा के, है कि नहीं बेटा? ऐसा नहीं है? है ऐसे है। ह्यूमन साइकोलॉजी, उनको देखने से पता चल जाता है कि वो चाहता है ऐसे पढ़ा के दिखाओ। हो गया? अरे हो गया, अभी तो शुरू किया है। ऐसा मत करो भाई, शुरू किए हुए बहुत वक्त हो गया है। तो सबसे कॉमनली रूटीन प्रैक्टिस में असेस करने वाली पल्स रेडियल पल्स कहलाती है। ओनली पल्स और ओनली आर्टरी जिसको पैल्पेट करके ऑस्कल्टेट करके सुना जाता है वो अपाइकल है। और अपाइकल पल्स को हम अडल्ट में लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में देखेंगे, बच्चों में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देख लेंगे। इसके अलावा एग्जैक्ट और एक्यूरेट पल्स कौन सी है पूछा जाए तो वो भी अपाइकल पल्स है। ठीक है, बीपी के टाइम पे कौन सी पल्स देखी जाती है रेडियल, हाँ ब्रेकियल पल्स देखी जाती है। और ब्रेकियल पल्स कहाँ होती है? यहाँ, क्या होती है? एंटीक्यूबाइटल फोसा में होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर लो अब। हो गया? शाबाश। ये तो तुमने लिख ही रखे हैं, लिखना हो तो लिखो। लिखा हुआ है? फोटो भी सेम था क्या? अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ है, जिसके नहीं लिखा हुआ है वो लिख लो, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। ये मैं बोल तो दिया हूँ मुंह से, पर फिर भी आगे चल सकते हैं। और अपेकल पल्स 3 साल से कम के बच्चों में कॉमनली अगर पल्स चेक करना हो तो अपेकल पल्स ही चेक करते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो ये तो हो रखा है, तो आगे चलूँ? पक्का? सबने लिख रखा है? बहुत बढ़िया हो गया ये तो। ये तो तुमको पता ही है, आइडियल साइट वो शुरू में एक पॉइंट था, वही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आइडियल साइट क्या होगा? जहां बोन का सपोर्ट मिल रहा हो, आर्टरी क्रॉस कर रहा हो और सुपीरियर टू सरफेस हो, नजदीक हो, सरफेस के स्किन के सरफेस के पास हो, वो इजीली पैल्पेट होगी। अब देखो और पहचानो कौन सी है। टेम्पोरल है, चले लिखा हुआ है तुम्हारे, सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है? तुम सिर्फ फोटो देके बता दे रहे हो कौन सी है। ठीक है, ये तुमको पता ही है। मैं नहीं हंसा हूं, नहीं हंसा मैं ऐसे तो ऐसे ही हंसता रहता हूँ। ना ना ना, एडल्ट में सीपीआर के लिए असेस करते हैं, ये पता है तुमको, इमरजेंसी पढ़ लिया होगा या और पढ़ लोगे आगे। ठीक है, ये कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, नहीं लिखोगे? ठीक है, पता है तुमको सबको। ये तो साथ लिखा ही आ गया है, कौन सी है? हम्म, इनफेंट में अगर सीपीआर है, ब्रेकियल पल्स असेस करते हैं, एंटीक्यूबेटल फोसा में ही करते हैं। ये कौन सी है? ये रेडियल हो ही गई। ये कौन सी है? ठीक है, ये ये फीमोरल है, पहचान लोगे, तुम इतने होशियार बहुत हो। ये चिल्ड्रंस में सीपीआर के टाइम पे कौन सी है? हम्म, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड प्रेशर लेंगे तब कौन सी आर्टरी को पैल्पेट करते हैं या सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, तो पोप्लीटियल। ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो कि मेजरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी विद पल्स इज असेस्ड, तो याद रखना है वो पोप्लीटियल है। कौन सी है? पोप्लीटियल। क्या हुआ? ठंडी लग रही? बताओ। नहीं लिखी क्या वो लाइन? यार, नहीं नहीं, कोई कोई बोल रहे हैं पीछे, मैंने चेंज किया तो कोई बोला?
कोई नहीं बोला था? हेलुसिनेशंस। कौन सी है? आ गई? आ गई, पर लगता है ये एंड हो गया लग रहा है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, हो क्या? तुम हो कि कनेक्शन कट हो गया तुम्हारा? हो गया क्या? कब यार? किस में करते हो रे? किस में करते हो? आ रहा रुको। अरे रुको जाओ। तो तुम ठीक से बोले काहे नहीं? हम्म। और अब आगे बताओ। आगे अपने आप। एक बार और। देखा? इससे क्या पता चला कि कोई किसी से भी सीख सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे को नहीं आता तो मैंने तुमसे पूछ लिया, क्योंकि तुम रोज देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें नहीं, मुझे नहीं पता था। क्यों बंद मेरे को जरूरत नहीं पड़ती ना। अभी बंद होता नहीं होता, मैं बुला लेता किसी को। पर मैं ऐसे दबा के कर देता कोई ना कोई तो कुछ। पर जब तुम हो साथ में ज्ञानी लोग, तो तुमसे पूछ लिया मैंने, है ना? तो कोई किसी से भी सीख सकता है, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। ये पल्स कौन सी है? ये फेशियल आर्टरी है। और फेशियल पल्स फील की जा सकती है कहाँ पे? फेशियल पल्स कहाँ पे फील की जा सकती है? कैन बी पैल्पेटेड एज द आर्टरी क्रॉसेस द मैंडिबल जस्ट एंटीरियर टू द मेसेटर मसल्स। ऑन कर दो टीवी, कोई पहलवान उठ के भाई। सारी आ रही है? है? क्या? रिमोट नहीं है? कहाँ है रिमोट? विमल नहीं क्या आज? रिमोट है भाई? कर दो कर दो। कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। सभी रिमोट डाउनलोड करो फोन में। जो टीवी के आगे बैठते हैं उनके फोन में रिमोट होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक ऐप डाउनलोड कर लोगे तो? कुछ नहीं होगा ना? है? अच्छा, ऐसे एक्टिवेट नहीं होता? ऐसा नहीं है, किसी के फोन में भी चलता है। इंफ्रारेड होना चाहिए फोन में, पर चलता है। ओटीपी नहीं चाहिए। नीचे इतने सारे निकम में बैठा, एक भी नहीं आया भाग के इधर। हम्म। गंदी बात है ना? हाँ, सैलरी का बोलना पड़ेगा मुझे अभी नीचे जाके, कि जो ऊपर नहीं आया था उसकी आज हाफ डे की तनख्वाह काट ली जाए। ले भाई, जल्दी जल्दी कर दे। ये लिख लिया कि फेशियल कहाँ फील करेगा? तो टीवी आ नहीं रही तुम्हारे। तो फेशियल पल्स हम कहाँ फील कर सकते हैं? तो फेशियल पल्स हम एंटीरियर टू द मेसेटर मसल्स फील कर सकते हैं। एंटीरियर टू द मेसेटर मसल्स। जब ऑन हो जाए तो बता देना, तब तक मैं भी बैठने का सुख ले लूं। क्योंकि तुम लोग कब से बैठे हुए हो। शाबाश बेटा शाबाश, जल्दी कर। वापस आना है बच्चे। बैठा नहीं जाएगा। तो भाई सामने से होगा तो। हम्म। टीवी ऑन नहीं है? कॉल कर दो नीचे भाई। नंबर है, कॉल करो। बुलाओ उनको। मकान निकम में। इसका है? चलो कोई नहीं, जा इधर झाको, उधर वाले इधर झाको थोड़ा। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो पड़ोसी को दिख रहा होगा, उसके देख के लिखो है। चलो। लिख लिया था? वो लिख लिया था, टाइम वेस्ट मत करो बे। नहीं लिखा था? किसने नहीं लिखा बताओ? तुम अकेले काहे लिखे हुए? और एकदम सामने बेटा बोर्ड के देख। लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन पल्स की ग्रेडिंग। पल्स की ग्रेडिंग स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो पल्स की ग्रेडिंग देखो, जीरो का मतलब है कोई पल्स नहीं है, नो पल्स। तो नो पल्स डेथ के बाद भी हो सकती है, और बहुत सारी सर्टेन कंडीशन है उसमें भी आ सकती है। इसके अलावा वन प्लस को हम वीक थ्रेडी वायरी पल्स बोल सकते हैं, वीक थ्रेडी और वायरी पल्स बोल सकते हैं। ये शॉक वाली कंडीशन में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टू प्लस को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल पैल्पेबल पल्स। टू प्लस की ग्रेडिंग जो होगी उसको हम नॉर्मल पल्स कहेंगे। थ्री वाले को फुल पल्स है पर स्लाइटली इंक्रीज रहेगी, फुल पल्स पर स्लाइटली इंक्रीज इन रेट रहेगी। फोर प्लस वाली क्या होगी? फोर पल्स वाली बाउंडिंग पल्स होगी, और बाउंडिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड रैपिड। स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड रैपिड देखने को मिलेगी। ये बहुत सारी सिचुएशनों में देखने को मिलती है, लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने वाले केस में, एक्सरसाइज में, एंजाइटी में, एन्यूरिज्म में, इन सिचुएशन में देखने को मिलेगी। तो 0 to 4 वाली रेटिंग है, 0 to 4 स्कोरिंग है। नॉर्मल का याद रखना है। नॉर्मल पल्स के लिए जो स्कोर है वो 2+ है। क्या है? 2+। जीरो में नो पल्स, 1+ वाली थ्रेडी है, वीक है। 2+ नॉर्मल हो ही गई।
3 प्लस वाली फुल है बट इंक्रीज है, फुल है बट स्लाइटली इंक्रीज है, और 4 प्लस वाली बाउंडिंग पल्स है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड रैपिड। क्या सभी टीवी चल गई है? किसको बुलाया भाई, कोई पहुंचा नहीं अभी तक है? आ रहा है। विलियम्स भारी इंसान है, धीरे धीरे आ पाएगा। हाँ, ताकि तुम जैसे आलसी भी उसी में जाए। कहा हमसे। है? है? अच्छा, आज हो रहा है क्या ऐसा? हुआ था क्या? चलो भाई, कहीं कृपा अटकी हुई लग रही है। ले भाई ऑन कर इनको। इस बार बोर्ड बंद हुआ, पिछली बार बोर्ड बंद हुआ था, अलग अलग नाटक है लाइट के भी। पिछली बार कटी थी तो बोर्ड बंद हो गया था, इस बार हुआ ही नहीं। अरे कोई आ रहा है या नहीं है कोई नीचे? सारे थे। तो ग्रेडिंग ऑफ पल्स, बार बार बोलता रहूं मैं तब तक। तो ग्रेडिंग ऑफ पल्स, जीरो ग्रेडिंग को हम कोई पल्स नहीं है उसको बोलेंगे। हाँ, और 1 प्लस वाली कैसी है? थ्रेडी वीक वायरी बोल सकते हो, थ्रेडी वीक वायरी पल्स और शॉक वाली कंडीशन में देखने को मिल सकती है। 2 प्लस वाली नॉर्मल है। 3 प्लस वाली कैसी है? स्लाइटली इंक्रीज पल्स है, और 4 पल्स वाली बाउंडिंग है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पल्स, फुल पल्स। कोई उठा लाओ ना, दो लोग जाके नीचे से किसी को। तब तक रिवीजन कर लो, काय भागे भाग रहे हो इधर उधर? है? जो लिखा है वो याद तो कर लो। याद है? चलो मैं आता हूँ, उधर आता हूँ, उधर 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 जाना पड़ेगा पीछे बहुत आज। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट नहीं बेटा? हम्म। हम्म। ब्रेडिपिनिया कब होगा बेटा? ब्रेडिपिनिया किसको कहेंगे? आज ही आयो? तो अभी आज ही बताया ना। अच्छा, ये क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, एंटी एलर्जी गोली ले लो, सिट्राजिन ले लो। कोई बात नहीं, आ जाती है, छींक इज नॉर्मल प्रोसेस है। खंबे के पीछे? खंबे के पीछे क्या है? हाँ, टीवी है, टीवी के सामने तुम हो। क्या बेटा? 16 से 20? अच्छा, रेंज में आप 12 से 20 भी मान सकते हो, क्योंकि 12 तक नॉर्मल है, बट 10 से कम होगा, इसलिए वो नियर बाई 10 आ रहा है, देखो रेडी होने वाली, तो इसलिए हम 16 से 20 को नॉर्मल मानेंगे। इसको 16 से 20 पर्टिकुलर कभी भी फिक्स रेस्पिरेटरी रेट होती नहीं है किसी की, क्योंकि सब रेशियो में रहेगी, और 4-5 ब्रीथ से क्या होगा, 7-8 ब्रीथ का मार्जिन रहता है। तो आप 12 से 20 को भी नॉर्मल मान सकते हो, और 16 से 20 को भी मान सकते हो। जैसे हार्ट रेट का नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 कर दी है, पहले अपन 72 मानते थे, सिंगल रेंज नहीं है, 60 to 100 कंसिडर्ड एज नॉर्मल, बिलो 60 रेडी है, वो 100 टेक ही है, तो ऐसे कोई एक रेंज नहीं पकड़ सकते किसी की भी। अभी लिखा देंगे। करो भाई, जल्दी कर दो यार। ये तो हो गया था, चले आगे। अब तो टीवी लगभग सारी ऑन हो गई है। वो तो हो जाएगी, तुम्हें तो ये भी दिखती है। कोई नहीं, तब तक ये क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट। क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट साइट फॉर टेकिंग पल्स ऑफ ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 2 साल के बच्चे की कौन सी साइट से पल्स ले लोगे? बताया था बिलो 3 ईयर कॉमनली पल्स टेकिंग साइट कौन सी है? अपाइकल है। ठीक है।
अब देखो रेट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, पल्स की रेट कैसी है, एबनॉर्मल है तो क्या कहेंगे, रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ पल्स पर मिनट को हम क्या को बोलेंगे, रेट कहेंगे। नॉर्मल पल्स रेट का जो रेशियो है या रेट है वो 60 से 100 बीट पर मिनट रहेगी। अगर 100 से अबव है तो टैकीकार्डिया कहलाएगा, 60 से बिलो है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। इतनी सारी चीजें सब तुमको पता है। और हार्ट रेट कैसे कैसे चेंजेज आएंगे, कैसे आएंगे, यंग अडल्ट या बच्चा छोटा है जन्मा है तब हार्ट रेट कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, फिर अडल्ट के टाइम पे कम हो जाती है, फिर बुढ़ापे में वापस बढ़ जाती है। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा फीमेल में हार्ट रेट एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा होगी। फिजिक में शॉर्टर पर्सन की हार्ट रेट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टॉल एंड हेवी पर्सन। एक्सरसाइज भी हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, एक्सरसाइज भी हार्ट रेट को बढ़ा सकती है। इसमें टेंशन मतलब लाइट कटी नहीं है, ऊपर नीचे मैं वापस कर सकता हूँ। मैं अब समझ गया, मैं नहीं हंसूंगा। कहाँ हंस रहा हूँ मैं, मन में हंस रहा हूँ ऐसे। अब मन में तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसे क्या है, मन से कुछ नहीं होता। जो दिखता है उसी को रियलिटी मानती है दुनिया, है ना। छुपी हुई चीजों का किसको पता। तो नॉर्मल हार्ट रेट और पल्स रेट 60 से 100 माना है। अबव 100 को टैकीकार्डिया और बिलो 60 को हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं चल रहा, अभी धीरे धीरे चल रहा है। क्या हुआ बेटा इतनी गंभीर, सोच रही है कुछ, लिखा हुआ है पहले से, आधा लिखा हुआ है तुम्हारे पीछे। हाँ लिखा हुआ है, अभी लिखा। अच्छा, हो गया अब, अरे अब हो गया, चलो आगे। ईटिंग एंड डाइजेशन, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड कॉजेज स्लाइट इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब भी खाना खा रहे हो या उसको बॉडी अपना डाइजेस्ट कर रही हो उस टाइम पे भी हार्ट रेट बढ़ेगी। इसके अलावा पोस्चर में देखा जाए तो स्टैंडिंग में कैसी होगी हार्ट रेट, सिटिंग और स्लीपिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसके अलावा गर्मी हीट और पेन भी हार्ट रेट को बढ़ाएगा। और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और एवरेज 8 से 10 मान सकते हो, 10 से 12 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो आप 10 के आसपास की रेंज याद रखना है। सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग हार्ट रेट बढ़ाती है, लाइक स्टिमुलेंट हार्ट रेट बढ़ाएगी। और जो सेडेटिव है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, क्योंकि सेडेटिव है। और सेडेटिव का काम क्या है, सेडेटिव का मतलब क्या होता है, वो ड्रग होती है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। द ड्रग विच इंड्यूसेस स्लीप इज नोन एज hypnotics. Drug which induces sleep is known as hypnotic. Drug which having calming effect is known as sedative. Is known as sedative. ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बनता इसीलिए है। अदरवाइज जो ड्रग स्लीप इंड्यूस करवाती है उसको सेडेटिव कहेंगे, ये 99% लोग आंसर देंगे बिना पढ़े हुए भी। बट ऐसा नहीं है, उसको हिप्नोटिक कहते हैं। सेडेटिव ड्रग वो ड्रग है जो इंसान को काम डाउन करे, इंसान के ब्रेन की एक्टिविटी को काम डाउन करे, रिलैक्स करे, डिक्रीज करे, वो क्या कहलाएगी, सेडेटिव्स कहलाएगी। और जो ड्रग स्लिप को इंड्यूस करेगी, उसको लेते ही नींद आएगी, वो ड्रग हिप्नोटिक ड्रग कहलाती है। क्या कहलाएगी, हिप्नोटिक ड्रग कहलाएगी। ये तुम पढ़ोगे, वैसे फार्मा में पढ़ाते हैं रमेश सर, साइकेट्रिक में भी लिखवा दूंगा मैं पॉइंट ये, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। पर फिर भी तुमको पता नहीं था ये लोड लेने की बात है, पुराने बच्चों को भी नहीं पता था, आगे वाले। सिर्फ डोज की वेरिएशन का फर्क है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स कॉमन ड्रग होती है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स कॉमन ड्रग है। जो ड्रग सेडेटिव है वो हिप्नोटिक हो सकती है अगर डोज इंक्रीज की जाए, अगर उसकी डोज बढ़ा के दी जाए। तो जो ड्रग इंसान को रिलैक्स कर रही है, कामिंग डाउन इफेक्ट कर रही है, उसकी अगर डोज ज्यादा ली जाएगी तो नींद आ जाएगी, ज्यादा देंगे तो वो भी हिप्नोटिक्स बन जाएगी और स्लीप को इंड्यूस कर सकती है। ये फार्मा में पढ़ लोगे, वैसे कोई टेंशन नहीं है। हो गया अब तो हो गया था, तो इतनी देर क्या कर रहे थे भाई साहब। ये स्लाइड 10 मिनट से पड़ी हुई है, कितने मिनट चाहिए, 3। थोड़ा फास्ट तो लिखना पड़ेगा। हो गया, कमाल करते हो भाई तुम। लो रे, तुम्हारे दिमाग में आइडिया कुलबुल करेगा, सेडेटिव हिप्नोटिक है ना। लिख पाए हो क्या मैंने जो बोला वो। सेडेटिव ड्रग कौन है, हिप्नोटिक कौन है। सेडेटिव ड्रग वो ड्रग है जिसका हैविंग कामिंग डाउन इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट वाली ड्रग क्या कहलाती है, कामिंग को बोल सकते हो, दूसरे में रिलैक्स वाला है। और हिप्नोटिक कौन सी है, ड्रग विच इंड्यूस स्लीप, विच इंड्यूस स्लीप। तो मैं स्पेलिंग बोलूं, CALMING, कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट।
हिप्नोसिस? कौन बोला? कब बोला? पूछ लेना दोबारा, मैं पूछ लूंगा। किसे कहा नहीं करती? सर्च करना हिप्नोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है। हिप्नोटिक ड्रग्स क्या है? ड्रग विच इंड्यूसेस स्लीप, यही डेफिनेशन मिलेगी तुमको। ऐसा नहीं बोला होगा, तुम्हारा रॉन्ग परसेप्शन होगा। ना ना ना, ऐसा बोला है? नहीं बोला? ये देखो तुम्हारे विरोध मांगे। ऐसा नहीं बोला होगा, पढ़ाते हुए लिखाया या ऐसे ही बोला, दो अलग चीज हो सकती है। ऐसे ही बोला। हाँ, उसमें क्या लिखा है कि हिप्नोटिक ड्रग डज नॉट इंड्यूस स्लीप। अरे हिप्नोसिस वर्ड का ही मतलब होता है स्लीप, तो वो हिप्नोटिक बन जाएगी। तो यही तो मैंने भी बोला अभी। ये नहीं बोल रहे, ये बोल वो उल्टा बोल रहे, वो बोल रहे हिप्नोसिस ड्रग होगी, वो स्लीप इंड्यूस नहीं करेगी। अरे भाई यही बात मैं बोला कि सेडेटिव ड्रग का अगर डोज बढ़ा दोगे तो हिप्नोटिक बन जाएगी, पर ये बोल रही है हिप्नोटिक ड्रग स्लीप इंड्यूस नहीं करेगी, ऐसा बताया आरसी सर ने। ऐसा नहीं बताया है, तो देखो गवाह। कोई बात नहीं, आरसी सर से उनका कंफर्म कर लेना तुम। मैंने बताया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब बताओ, देखो हार्ट रेट अलग अलग एज वेरिएंसों को देखते हुए इन्फेंट की हार्ट रेट क्या हो सकती है, तो इन्फेंट की हार्ट रेट देखें तो इसकी जो रेंज है 120 से 160। अगर एवरेज पूछा जाए न्यूबॉर्न और इन्फेंट की हार्ट रेट तो 140 बीट्स, कितनी याद रखनी है? 140 बीट्स। अब टॉडलर की हार्ट रेट की रेंज देखें तो 90 से 140 है, प्री स्कूलर 80 से 110 देखने को मिलेगी, स्कूल एज वाली 75 से 100 है, और अडल्ट की तुम्हारी वाली हार्ट रेट 60 से कितनी है? 60 टू 100, 60 टू 100। तो हार्ट रेट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप याद रख लेना। इन्फेंट की हार्ट रेट 120 से 160, एवरेज पूछा जाए तो 140, कितना है? 140 याद रखना है। धीरे धीरे कम होती जाएगी, अडल्ट तक आते आते 60 टू 100 रहेगी, 60 टू 100। अबव 100 टेकिकार्डिया, बिलो 60 इज ब्रेडिकार्डिया। क्या आवाज आ रही? तो भूत आ रहे हैं, भूत? कोई पढ़ाकू भूत है आ रहा है कुछ? चलो, हो गया लिखे। बातें मत करो, अब आपस में बातें ना करो। अब एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। बताए बेटा, एकदम पिलर के पास बैठा हुआ यूं हाथ में, हाँ बताओ। साइड में मत पूछो, किसी से मत पूछो, कान बंद कर लो। है बेटा? क्या कह रहा है? बी या बी? अच्छा ठीक है। क्या लगता है भाई? बैठ बैठ बैठ। है? तो कॉमन कौन सी है? रेडियल, सबसे कॉमनली रेडियल ब्लड प्रेशर के टाइम ब्रेकियल। एक्यूरेट? एक्यूरेट कौन सी? हाँ। और एडल्ट में सीपीआर में कैरोटिड। ठीक है। हम्म, अब देखें रेट, ये तो तुमने लिख लिया है, ब्रेडी ये लिख लिया ना? ये लिखा हुआ है ना? हाँ तो चले आगे चले। एक आइडिया के क्वेश्चन है तो इसलिए हटा दिया मैंने, आज लिख लिया तुमने, आप बताओ। When taking a pulse, why should the thumb is not to be used? The width of thumb impede an accurate feel of pulse. क्या लग रहा है? बी लग रहा है? कौन सी होती है बेटा? नहीं नहीं, कौन सी आर्टरी होती है अंगूठे में? अब तो बता ही दोगे, वैसे इसको पता ही था। बट क्या ये साउंड कैसा है? अबे ये सी में भी साउंड, ये बी में भी है ऐसा क्या? ऐसे बी कौन बोलता है जिसमें ऐसी आवाज आ रही हो? भैया ये बी सही जगह से नहीं बोला जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो पता है तुमको, प्रिंसेप्स पॉलीसेप्स आर्टरी होती है जिसको प्रिंसिपल आर्टरी बोलते हैं, उसका पल्सेशन फील होगा, इसलिए कभी भी थंब से पल्स नहीं लेते, हमेशा टू फिंगर और थ्री फिंगर का यूज करना है, और बोनी सरफेस को चूज करना है, सपोर्ट सिस्टम हो उस आर्टरी को चूज करना है पल्स लेने के लिए। चलो, ये भी प्रेगनेंसी वाला, वैसे तुम्हारे उसमें गायनिक में आएगा अच्छे से, पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन की हार्ट रेट 10 से 15 बीट इंक्रीज रहेगी, बीपी स्लाइटली डिक्रीज होगा सेकंड ट्राइमेस्टर में, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली इंक्रीज रहेगी, स्लाइटली इंक्रीज और अनचेंज रहती है। वैसे ओबीजी में आ जाएगा सारा वाइटल, ओबीजी में ट्राइमेस्टर के अनुसार चेंजेस लिखाया जाता है ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिर सिस्टमिक चेंजेस, सर्कुलेटरी चेंजेस। फिर भी लिख लो, कोई नुकसान की चीज नहीं है। हो गया? हो गया था? 3 लाइन में इतना कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो। हो गया? अब जिसका थोड़ा रह गया वो पड़ोसी के ताक झांक कर सकता है। पड़ोसी ने भी नहीं लिखा है? हैं? हो गया था?
हाँ फिर ठीक है। अब रिदम देखें, रिदम का क्या मामला है? तो रिदम इज रेफर टू द रेगुलेरिटी ऑफ बीट है, रेगुलेरिटी ऑफ बीट। एबनॉर्मल रिदम में क्या होगा? एबनॉर्मल रिदम में कैसा होगा? अरिथमियास। अरिथमियास, अरिथमिया का मतलब क्या है? एनी वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम, एनी वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम। यहाँ रिदम कैन बी हाई और कैन बी लो। यहाँ रेट रिदम कैसा हो सकता है? या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। फिर दूसरा आता है इंटरमिटेंट। नाम से क्या दिख रहा है? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? रुक रुक के, रुक रुक के। इन दिस द बीट्स आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल। बीट एक रेगुलर इंटरवल के बाद मिस रहेगी। जैसे हम पल्स रेट ले रहे हैं, बस 2-3 बार लगातार 4 बार फील, उसके बाद फील नहीं हुई, कुछ गैप आया, उसके बाद फील होने वापस शुरू हुई, फिर 4-5 पल्स फील हुई नॉर्मल और फिर गैप आ गया। ये क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट पल्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? इंटरमिटेंट पल्स। और जो डिफरेंसेज है पेरिफेरल पल्सेज और उसका सेंट्रल पल्स का, क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट कहलाता है। तो एपिकल पल्स प्लस, प्लस नहीं माइनस रेडियल पल्स क्या कहलाएगा? पल्स डेफिसिट कहलाएगा। इस पे वैल्यू देके प्री में क्वेश्चन आया था, सबने राइट किया था क्या? ये तो कोई गलत कर नहीं सकता ना, इतना बेसिक। कोई तो होगा वैसे। नहीं नहीं, यहाँ तुम में से नहीं रहे, एग्जाम देने वालों में से। तुम सब जीनियस हो, तुम्हारे गलत नहीं होते। कोयला है, वो कई कोयले बैठे हैं पीछे देखो। कोई कोहिनूर है, कोई हीरो है, हीरोइन भी है कोई हीरो है, कोई हीरोइन है और कोई कोहिनूर है। हम्म, और कोई मालिक है। हम्म, ठीक है। तुमने तारीफ करना बंद तो नहीं करी आजकल? कर रहे हो? करते रहा करो तारीफ। The difference between apical pulse and radial pulse is known as pulse deficit. Arrhythmia क्या होगा? Any variation from normal pulse, any variation from normal pulse. एक्स्ट्रा सिस्टोल वर्ड से क्या समझ रहे हो? कार्डियक में लिखा तो नहीं आज ही? एक्स्ट्रा सिस्टोल नाम से दिख रहा है। सिस्टोल मतलब क्या होता है? सिस्टोल एंड डायस्टोल दो चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब क्या है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन अकर्स प्रीमेच्योरली, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन अकर्स प्रीमेच्योरली बिफोर दे आर इन नॉर्मल। जितनी ड्यूरेशन, जितने टाइम ड्यूरेशन में होना था उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का होना एक्स्ट्रा सिस्टोल कहलाएगा। एक्स्ट्रा सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल और डायस्टोल तो याद होगा ही होगा यार, फर्स्ट ईयर में सीखे थे सब। कोई पैसा भेज दिया बे है? नहीं नहीं, 1 रुपया आया कोई, किसी ने टेस्ट डोज किया एएसटी कि पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, अब कहीं निकाल तो नहीं लेगा? 1 रुपया भी भेजता है ना कोई, मैसेज आया योर अकाउंट क्रेडिटेड विथ 1 रुपीज। हाँ किसी में मांगता हूँ मैं 1 रुपया, उसने वापस रिटर्न किया है। तो एरिथमिया एनी वेरिएशन और एब्नॉर्मल पल्स एरिथमिया कहलाएगा। इंटरमिटेंट पल्स का यही मतलब है कि बीट मिस होना, बीट मिस होना इंटरमिटेंट है। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस पल्स प्रेशर कहलाएगा, सॉरी पल्स डेफिसिट कहलाएगा। और एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस है। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल जितनी ड्यूरेशन में होना चाहिए उससे पहले कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको हम एक्स्ट्रा सिस्टोल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सिस्टोल। लिख लिया तो चले आगे। नेक्स्ट देखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन तुमने लिख लिया होगा आज, तो इसमें तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, इसको लिखने की फंडामेंटल में जरूरत नहीं है। चले आगे। हम्म, तुमने तो पूरा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सब कुछ लिख लिया होगा, तो डेफिनेशन की क्या ही औकात। जिसने नहीं लिखा वो लिख सकते हो, वैसे सबने लिखा है। एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये रेंज अलग हो सकती है। हाँ, रेंज में कुछ नहीं है, रेंज को ध्यान मत दो। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या है? सीवियर कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन है। जो एट्रियल फ्लटर है वो ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। और फ्लटर तो वेंट्रिकुलर फ्लटर में भी पल्सलेस विच पल्स ऐसा सब पढ़ा होगा ना तुमने, पल्सलेस वीटीवीएफ है, ये सब कल पढ़ाएंगे। चलो ठीक है। पल्स जो ये इसमें कोई रेट एग्जैक्ट नहीं होती, अलग लोग अलग अलग रेट बताएंगे। कहीं लिखा होगा मोर देन 350, कहीं रेंज लिखी होगी 250 से 250 से लेके 350, 250 से 300, ऐसी रेंज भी मिलेगी। तो रेंज में कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज कभी सेम नहीं हो सकती। एटीएल जहां भी होगा वो ईसीजी में पीआर इंटरवल को डिनोट करेगा, और जो वेंट्रिकुलर होगा वो किसको डिनोट करेगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है। ये सब तुमको ईसीजी में तुमने सब पढ़ लिया है। इसके अलावा साइनस एरिथमिया में पता ही है तुमको। साइनस क्यों बोलते हैं? साइनस वर्ड क्यों आ गई है? जैसे साइनस टैकीकार्डिया, साइनस वर्ड का मतलब, हाँ साइनस नॉर्मल है पर क्यों है? हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स साइनस नोड से जनरेट होती है। किससे होती है? साइनस नोड से जनरेट होती है, इसलिए इसका नाम साइनस रखा है। एंड इट इंडिकेट्स नॉर्मल है, इट इंडिकेट्स नॉर्मल। उसके बाद आगे के जो टैकीकार्डिया लगा, इसका मतलब वो नॉर्मल से इंक्रीज हुआ है। तो इंपल्स, इंपल्स की जो जहां से जनरेट होना है वो तो नॉर्मल है, बट रेट इंक्रीज है, वो साइनस टैकीकार्डिया हो गया। क्या हो गया? साइनस टैकीकार्डिया। यानी कि नॉर्मली जहां से साइनस नोड से इंपल्स जनरेट होते हैं वहीं से हो रहे हैं, बट रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है, वो साइनस टैकीकार्डिया है। नाइक्रोटिक भी पढ़ लिया क्या? ठीक है। डाइक्रोटिक पल्स का मतलब क्या है? डाई यानी दो, तो वन हार्ट बीट है बट पल्सेशन दो की फील होगी, पल्सेशन दो फील होती है। हार्ट रेट तो एक ही है, उसी में दो पल्सेशन का फील होना, टू पल्सेशन की फील होना डाइक्रोटिक पल्स कहलाती है। सेंसेशन ऑफ डबल बीट्स, नाम से दिख रहा है डाई, और डाई यानी दो, तो डबल पल्सेशन का सेंसेशन फील होना डाइक्रोटिक पल्स कहलाता है। और ये कार्डियक टेम्पोनेट वाली कंडीशन में देखने को मिल सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट क्या कंडीशन है?
फ्लूइड और ब्लड का पेरिकार्डियल सैक में भर जाना, जिसे हार्ट कंप्रेस हो जाना, जिसे हार्ट को प्रेशर पड़ना, कार्डियक टेम्पोनेट कहलाता है। क्या कारण हो सकते हैं टेम्पोनेट के? अरे टेम्पोनेट के कारण क्या हो सकते हैं? हम्म? कोई ट्रॉमा इंजरी, कोई वेसल्स का रप्चर होना, जिसके कारण फ्लूइड या ब्लड का कलेक्शन हो जाना पेरिकार्डियल सैक में, और पेरिकार्डियल सैक में अगर पानी भरा है तो वो हार्ट को करता है कंप्रेस, जिससे हार्ट का फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लो, ये तुमको पता ही है, ये सब याद ही है तुमको। डायक्रोटिक वर्ड का मतलब है एक बीट दो पल्स का सेंसेशन देगी, एक बीट दो पल्सेशन का सेंसेशन फील कराएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वाले देख लेते हैं एक चीज और। अबे लिखा हुआ था ना। अच्छा वक्त हो गया है, समय के बड़े पाबंद हो तुम। अच्छा आज थक गए हो ना, ठीक है ठीक, मान सकते हैं। आज थके हुए हो वैसे, आराम से कोई जल्दी नहीं है इतनी।